हैं ये पैसेज है आपका जिसको हम गद्यांश कह देते हैं, यानी जो प्रोज कह देते हैं इंग्लिश में हम, और एक और पैसेज है जिसको हम करने वाले हैं वो है आपका पोइट्री कह देते हैं या कविता कह देंगे, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिन्होंने भी लिए दोनों, क्योंकि लैंग्वेज 1 में पोइट्री जनरली आती है यानी कविता आती है, और लैंग्वेज 2 में दोनों ही प्रोज वाले जो है आपके आ जाते हैं, यानी दोनों ही गद्य आ जाते हैं। इतनी बात ठीक है। तो यहाँ पे एक कविता है और एक आपका इंग्लिश का पैसेज मैं अलग से किसी दिन कराऊंगी, लेकिन इंग्लिश वाले भी इसको देखें क्योंकि बेसिक जो 2-3 चीजें मैं शुरुआत में बताऊंगी वो सब में सेम रहेंगी। जैसे जब हम पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पहले आपको, मतलब 2 तरीके हैं, कहते क्या है, सबका अपना प्रेफरेंस है कि आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व पढ़ लेने चाहिए और उसके बाद पैसेज को पढ़ना चाहिए। दूसरी एक टेक्निक होती है पैसेज सॉल्व करते वक्त कि आपको पहले पैसेज को पढ़ लेना चाहिए, यानी आपका जो अपठित गद्यांश है या पद्यांश है उसको पहले पढ़ लो और बाद में आप पैसेज सॉल्व करो। दोनों ही टेक्निक्स बढ़िया हैं, बस मेरा इसमें थोड़ा सा एक ये रहता है कि अगर पैसेज छोटा है यानी इस तरह की कविता है तो आप फटाफट से कविता को पढ़ लो, है ना। अगर इसमें 2-3 चीजें जो आपको हिंदी इंग्लिश के पैसेज सब में ध्यान देने योग्य हैं कि अगर मैं बात करूं जिनका पैसेज नंबर करते हैं उनको आज के बाद काफी हेल्प मिल जाएगी अगर ये 2-3 चीजें वो अपना लें कि अगर पैसेज छोटा है, स्मॉल पैसेज है, तब आपको पहले फटाफट से पैसेज ही रीड कर लेना चाहिए, बाद में क्वेश्चन पढ़ लो। अगर पैसेज छोटा सा है, ये 4-6 लाइन का पैसेज है, 8 लाइन का पैसेज है, तो पढ़ लो ना एक बार, क्या दिक्कत है। अगर आपके पास समय नहीं है, पेपर छूट रहा हो, एंड में आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि अभी ये जो इसमें कुछ 6 क्वेश्चन है, आई थिंक 6 या 5 क्वेश्चन है, उन 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन जो है, 6 में से 4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बिना पैसेज पढ़े। इस पैसेज की मैं बात कर रही हूं, किसी और पैसेज में भी आधे क्वेश्चन तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चन है, 3-4 तो सॉल्व हो ही जाएंगे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होगा कि आपको वो कॉमन सेंस होना चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन तो व्याकरण के भी होते हैं, अलग से व्याकरण नहीं पढ़नी है, बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है बात। तो जब स्मॉल पैसेज हो और समय ठीक तरीके से आपने मैनेज किया है तो आप पहले पैसेज को पढ़ लीजिए। अगर पैसेज बड़ा है तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फटाफट से, और उन क्वेश्चंस में से जो जो टर्म्स हैं, जो मेन टर्म्स हैं, जैसे मान लो कहीं आपने क्वेश्चन पढ़ा शीश, तो आप पैसेज पे जाके वो शीश के साथ सॉल्व कर सकते हो, कहां आपको शीश दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 टेक्निक्स हैं। एक तो ये कि जब पैसेज छोटा है और टाइम मतलब पैसेज छोटा है तो पहले पैसेज पढ़ लो, बाद में क्वेश्चन। अगर टाइम कम है तो हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज सॉल्व कर नहीं भी पाए, पेपर छूट गया लास्ट में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आपको लग रहा है समय कम है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो, उसमें से आधे क्वेश्चन आपके बिना पैसेज पढ़े हो जाएंगे। तो ये दोनों ही टेक्निक्स आपको मैंने बता दी, ये दोनों ही बातें आप ध्यान रख सकते हैं। नॉर्मल केस में क्या करना है, नॉर्मल केस में अगर पैसेज छोटा है पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चंस पे जाओ, और अगर पैसेज बड़ा है तो क्या करें भाई नॉर्मल केस में, अगर पेपर छूटता हुआ नजर आए या बहुत कम समय हो लास्ट में, तो सिर्फ क्वेश्चंस से सॉल्व कर दो, क्योंकि एक प्रत्यय, ये उपसर्ग प्रत्यय तो आपको आते ही हैं, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, तो कम से कम वो 0 होते नंबर उससे तो ज्यादा ही हो जाएंगे। अगर पैसेज बड़ा है नॉर्मल केस में तो आप पैसेज बाद में पढ़िए, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, कराएंगे भाई। तो पैसेज पहले पढ़ लीजिए, अगर छोटा है पैसेज बाद में पढ़िए, यदि पैसेज बड़ा है। जैसे ये एक बड़ा पैसेज है और इसमें 9 क्वेश्चन है, तो इन 9 में से पक्की बात है कि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ये पैसेज एक्सेप्शन है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पैसेज से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो पहले हम कविता वाला पैसेज सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। या एक क्वेश्चन अगर हम करना चाहें, हमने जैसा कि कहा पहले हम डायरेक्ट, देखो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, ये तो खैर क्लास की बात रही कि आप पहले पैसेज पढ़े, हाँ अगर बड़ा पैसेज है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज पढ़िए, यदि स्मॉल पैसेज है फिर क्वेश्चन पे जाइए, देन क्वेश्चन, ठीक। अगर पैसेज बड़ा है, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर पैसेज बड़ा है, पैसेज यदि बिग लिख लेते हैं, हालांकि बनता नहीं है, लेंदी लिखना चाहिए कायदे में, तो लेकिन एक बड़ा पैसेज है, लेंदी है थोड़ा सा, तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, फर्स्ट आप क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक। अगर समय कम हो तो दोनों ही केस में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और क्वेश्चन से कॉमन सेंस से सॉल्व कर देना चाहिए, जितने आपसे हो जाए, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तीसरी बात, यदि कोई ईयर दिया हुआ है, मान लो 1976 कोई टर्म दिया हुआ है, लिखा हुआ है एम्प्टी का मीनिंग बता दो, या मर्यादा किस सेंस में यूज हुआ है पैसेज में, तो अगर इस तरह के टर्म है तो वो टर्म डायरेक्टली आप पैसेज में जाकर के सर्च कर सकते हो, इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कंप्लीट पैसेज नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो ये 2-3 टेक्निक्स हैं जिनको आप पैसेज सॉल्व करते समय इस्तेमाल में ला सकते हो। बेटर ये है कि बड़ा पैसेज है तो बाद में पैसेज, पहले क्वेश्चन, छोटा पैसेज है तो पैसेज पढ़ लो ना, 2 सेकंड लगेंगे, ठीक। जैसे ये अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा, बड़ा पैसेज है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना पैसेज पढ़े। पहला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, नॉट पूछा है। विशेषण विशेष्य का, विशेषण क्या होता है भाई, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेष्य क्या होता है, इसी के आसपास का कुछ होता है। अगर नहीं भी बता, सब कुछ आपको पता हो जरूरी नहीं है आप पूरी ग्रामर के रट्टे लगा के जाएं, व्याकरण पढ़ के जाएं, जरूरी नहीं है। क्या हो गया, ऐसे रोबोटिक मोड में क्यों बैठी हो टेढ़ी होके, मुझे लगा पता नहीं क्या बता रही हो। हाँ पोल दे दो,
मुझे लगा निशा का दिमाग घूम गया, मैंने पता नहीं ऐसा क्या बता दिया। आज बहुत दिन बाद बैठी हैं वैसे भी पूल पे। अब डेली हम लोग मिलेंगे आपके साथ शाम को 9 बजे। फ्री नोट्स लेट्स वाले वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। देखिएगा, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। थोड़े से मुश्किल है दोनों ही पैसेज, है ना, डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि पेपर 2 को ध्यान में रख करके लिया गया है। बट जरूरी नहीं है, अगर मुश्किल से मुश्किल भी आएगा तो यही आएगा, है ना। मुश्किल से मुश्किल भी तो क्या, यही चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे। देखो, तो मानव अस्तित्व किसका विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। पेयर बने हुए हैं, जोड़े। आध्यात्मिक दुनिया, यानी दुनिया कैसी है, आध्यात्मिक, यानी विशेषता क्या है दुनिया की, आध्यात्मिक होना। तो विशेषण विशेष्य की बात हो रही है, किसी की तो विशेषता बताई जा रही है किसी और के द्वारा। रूपात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन, तो किसी की तो विशेषता किसी के द्वारा बताई जा रही है, कॉमन सेंस है। अंधेरे युग, युग कैसा है, अंधेरा, यानी विशेषता बताई जा रही है, किसी दूसरे विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, मतलब कुछ तो चल रहा है दोनों का आपस में। दुनिया क्या है, आध्यात्मिक, तो उसकी विशेषता है। वही विशेषण तो सबको ही पता है, विशेषण ना भी पता हो तो। रूपात्मक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, रूपात्मक परिवर्तन अपने आप में विशेष्य है। अगर हम बात करें अंधेरे की, युग कैसा, अंधेरा, अंधेरे युग। लेकिन अस्तित्व क्या, मानव, कोई सेंस है, पवित्र अस्तित्व, कुछ तो अस्तित्व के बारे में बताया होता, या मानव की कोई विशेषता बताई होती। यहाँ पे विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम है उसकी विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कह रहे हैं, विशेषण की जो विशेषता बताया हम विशेष्य कह दे रहे हैं। लेकिन वैसा सा बन ही नहीं पा रहा। मानव अस्तित्व क्या है, ये तो एक बेसिकली संज्ञा जैसा लग रहा है, साथ में कोऑर्डिनेट होकर के, तो यही सही नहीं है। बाकी सारे तो पेयर हैं, और पेयर वाले क्वेश्चन को पहचानना बहुत आसान होता है। मानव अस्तित्व, मानव का कैसा अस्तित्व, ये तो बताया ही नहीं, है ना। तो कुछ पवित्र अस्तित्व, कुछ तो बात चल रही होती है कि विशेषण की बात हो रही है, विशेष साथ में दिया हुआ है कि इसके बारे में इसकी विशेषता बता रहा है, कुछ तो हो नहीं। तो मानव अस्तित्व यहाँ पे विशेषण विशेष्य का पेयर नहीं बनाता, उदाहरण नहीं है। अब इसके लिए हमें कोई भी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस थी। वैसे तो मैंने सोचा था कविता वाला पैसेज आपको पहले कराऊंगी, बट कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है भाई, किसी का मन कर रहा है। अब यहां पे अपनी बहुत ज्यादा दिमाग को नहीं लगाना है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, खूबियों को पहचान ले, संघर्षरत रहे, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, या अपनी कमियों को जान ले। हमें नहीं पता, हमें पैसेज के पास जाना है। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में या व्याकरण वाले क्वेश्चंस में लगानी है। हमने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दो, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे बिना पैसेज के हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर हम पैसेज पे आएंगे। यहां समय लग रहा है क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम लेके आपको पूरी कहानी सुना करके सॉल्व कर रही हूं। पेपर में समय नहीं लगेगा अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे करेंगे सॉल्व। जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया, सेकंड हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसको पैसेज की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, अब आप लोग जवाब दो पोल में, इसका फटाफट से जवाब दे दोगे। क्यों, आसान सी बात है। अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा, बचपन से पढ़ा है हमने, अलग से व्याकरण रटने की जरूरत थोड़ी है। कुछ व्याकरण के टॉपिक करने हो, बिल्कुल भूल गए हो तो यूट्यूब से रिवाइज कर लो, किसी किताब से कर लो, बैच में हो तो पढ़ाया जाएगा सब कुछ। तो अध्यात्म की अगर हम बात करें, अध्यात्म शब्द में क्या लगाया, एक प्रत्यय लगाया। प्रत्यय मतलब जो पीछे आए, उपसर्ग मतलब जो आगे आए, सिंपल बात है। तो अध्यात्म में क्या पीछे लगाए हम, प्रत्यय मतलब पीछे। अध्यात्म में एक प्रत्यय अगर लगाएंगे आध्यात्मिक बन जाएगा। अब आध्यात्मिक सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन हम बाकी भी चेक कर देते हैं। ये आध्यात्मिक है ना, आधा ध आएगा ना, इसमें पूरा नहीं आएगा आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक इसमें अ गायब है ना। आध्यात्मिक बना दिया, यहां पे बड़ी की मात्रा लगा दी तो गड़बड़ हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, आध्यात्मिक। एक प्रत्यय लगा भी दिया आपने, आध्यात्म में एक लगाया, जोड़ा लास्ट में, आध्यात्मिक बन गया। और आध्यात्मिक में एक तो आधा ध आता है, दूसरा छोटे की मात्रा आती है, क्योंकि मीक नहीं है। जो लोग बोलते गलत है उनको दिक्कत होगी इसमें, अगर जो सही हिंदी का उच्चारण करता है उसको दिक्कत नहीं होगी ये पहचानने में, ठीक है। या आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है तो ये आध्यात्मिक होगा, ना कि आध्यात्मिक। लिख के भी देख सकते हो खुद से, मतलब मेरा इसमें यही रहता था कि अगर आप खुद से लिख के देख लो ना, तो आपके हाथ की अपनी एक मेमोरी है ना, भाई मसल मेमोरी बोलते हैं ना उसको। तो आप खुद से लिख के देख लो, अगर इसको बिना देखे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो गए, आप सभी सही जवाब दे रहे हैं बिना गद्यांश पढ़े अभी तक। अब ये कह रहा है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, हमें नहीं पता गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है, हम अभी थोड़ा रुक के देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमसे बिना पैसेज के सॉल्व हो जाएं, ठीक। पहली नजर में आदि मानव ने क्या किया हमें नहीं पता, पैसेज से पता चलेगा। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, ये तो हम कर जाएंगे आराम से, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। मानव शब्द में, पोल में जवाब देना, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, यानी क्या प्रत्यय और क्या उपसर्ग मानव शब्द में लगा सकते हैं। उपसर्ग जो आगे आए, प्रत्यय जो पीछे आए, ये हमने बचपन से पढ़ा है। अब मानव में प्रत्यय और उपसर्ग, पहले क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय, तो पहले प्रत्यय लगा के देख लो, क्योंकि यहां पे पहले प्रत्यय दिया होगा, जो वहां लिखा है उसी सीक्वेंस में हमेशा देखा करो कि पहले प्रत्यय दिया है तो पहले प्रत्यय ही मिलेगा आपको, यहां पे ये सारे प्रत्यय मिलेंगे। और उपसर्ग, आपको उपसर्ग और यानी प्रत्यय के बाद उपसर्ग लिखा हुआ है तो लास्ट में उपसर्ग है जो कॉमा के बाद है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां 1 नंबर कटवा देती हैं कई बार, ठीक।
तो अगर हम देखें मानव में प्रत्यय, पीछे क्या लगाएंगे, मानवीयत। मानवीयत तो कुछ नहीं होता, मानवीय तो हमने सुना है, तो यानी ये तीनों तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया, मानवीयत थोड़ी होता है कुछ, तो मानवीय होता है, ठीक है। शुरुआत में क्या लगाएं, सुमानव, अमानव। सुमानव सुना है कहीं, नहीं, अमानव सुना है, हाँ हम कह देते हैं बड़ी अमानवीय काम है भाई आपका, है ना, ये तो बड़ी अमानवीय घटना हो गई, तो ये तो ठीक है। अनमानव तो कुछ नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन ही है। अब इसमें पैसेज पढ़ भी लोगे तब भी जवाब यही रहने वाला है, और पैसेज में जरूरी नहीं है ये वाला जवाब आपको मिल जाए, है ना, मिल भी सकता है नहीं भी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी 9 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बिना पैसेज पढ़े। मानव के कौन से 3 पक्ष हैं हमें नहीं पता, पैसेज से पता चलेगा, बाद में देखेंगे। 8th क्वेश्चन है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। अब ये भी हालांकि हम सॉल्व कर सकते हैं बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम पैसेज पढ़ के ही कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। अब ये पैसेज ऐसा है क्योंकि बड़ा पैसेज है तो इससे क्वेश्चन पैसेज वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। छोटे पैसेज में कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, मोर देन 50% क्वेश्चंस आपके छोटे पैसेज में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बिना पैसेज पढ़े, बट छोटा पैसेज है तो खुद से पढ़ लो। अब यहाँ पे 9 में से 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो चुके हैं, अब हमें 6 क्वेश्चन के लिए बाद में हम पैसेज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा 3 का तो काम ही खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमें सिर्फ 6 क्वेश्चन पर फोकस करना है और फटाफट से अब हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या पूछा है पैसेज पे जाकर के। ये तो हमारे काम का नहीं है। ये है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, ऑफलाइन पेपर में आसानी होती है क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके सामने ही होगा तो आप देख लोगे। अब हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, उन्नति पे जाना है हमें। अगर उन्नति मिल जाए तो, उन्नति शब्द कहीं मिल जाए तो हम जाएंगे, ये रहा पहली लाइन में उन्नति दिया हुआ है ना, ड ड ड करके हम ढूंढ लेंगे। तो उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, पहली बात तो उन्नति को हमने अंडरलाइन कर लिया, है ना, आगे की उन्नति नहीं, बस इसी पे चलते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। यानी उनको क्या करना है, उन्नति के मार्ग से प्रेरित होकर, यानी वो उन्नति कर सके, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पहले अपनी खामियों का पता लगा रहे हैं कि प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने में, उन्नति में दिक्कत कहां आएगी, उनमें क्या खामियां हैं, उनकी वीकनेस क्या है। कल को आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीकनेस का पता लगाएंगे ना, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें जवाब मिल गया, इससे आगे हम क्यों जाएं। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, हाँ ठीक है, संघर्ष रत रहे और विद्रोह करे, अपनी खूबियों को जान ले। देखिए जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। पैसेज में जो लिखा है वो सही है, ये सारी बातें अपनी जगह सही होंगी, बट हमें पैसेज के अनुसार जाना है। अपनी कमियों को जान ले, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, आप कहेंगे हाँ हाँ ऐसा तो होता ही है भाई, लक्ष्य की ओर नहीं चलूंगा कैसे पेपर पास होगा, बट आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जाना है। तो अपनी कमियों को जान ले, वो जब प्रगति के मार्ग पे चल रहा हो या उन्नति के मार्ग पे चल रहा हो तो, ठीक है। कहीं और उन्नति यूज हुई है क्या पैसेज में, देखो एक बार, कहीं और पैसेज में उन्नति शब्द यूज हुआ है, एक तो यहां था, ठीक है ना। मान लेते हैं कहीं और भी दिया हुआ हो तो भैया हम दोनों जगह पढ़ लेंगे, क्योंकि हम टैग वर्ड से जा रहे हैं। पैसेज को हम किसी एक वर्ड से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कोई ईयर दिया हो, कोई वर्ड दिया हो, तो फटाक से उस वर्ड को ढूंढ लो पैसेज में। एक जगह और उन्नति दी हुई है, ठीक है जी, कोई और जगह किसी को दिख रही है उन्नति, हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। अब ये अलग कहानी कह रहा है, वही शुरुआत वाली बात ही यहां निश्चित है कि जब प्रगति मार्ग पे चल रहा है तो क्या करे, वो अपनी कमियों को देखे, अपनी खामियों का पता लगाए, जो यहां 4th ऑप्शन में गिवन भी था। बस तो निकल गया आंसर। आते हैं 3rd पे, अध्यात्म शब्द में ये तो हम लगा चुके हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, यानी गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। वैसे तो ज्यादा संभावना है कि सत्य है, यही बात सही होगी, लेकिन फिर भी देखो इसमें 3rd ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, कितने दुख की बात है। फिर भी हम एक बार पैसेज पढ़ लेंगे कि परिवर्तन के बारे में क्या कहा गया है गद्यांश में, ठीक है ना। तो फटाफट से, चाहे तो हम गद्यांश की पूरी रीडिंग भी दे सकते हैं, बट मैं सिर्फ टैग वर्ड से पैसेज सॉल्व करा रही हूं यहां पे, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ भी लोगे तब भी याद नहीं रहेगा, बस सेंस ही निकाल पाता है इंसान। इच्छा से प्रेरित होकर उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं, यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले ड और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं कि समाज में क्या खामियां हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया, हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह का स्पेशली जब डैश वैश लगा करके कुछ विशेष बात बताई हो तो ज्यादा संभावना रहती है कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के, देखिए ना इसके बाद कविता को सॉल्व करना कितना आसान लगेगा आपको। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से, यही पूछा था ना, ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन के बारे में पूछ रहा था बेसिकली, ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे।
हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। यानी पूरे पैसेज में किसकी बात हो रही है? परिवर्तन की बात हो रही है कि पहले भी आदि काल से जो आदि मानव थे वो भी कुछ चेंजेस लेकर के आए, चेंजेस किए उन्होंने, कोशिश की एटलीस्ट, अगर चेंजेस ज्यादा नहीं हुए तो। कुछ पक्ष में हुए, कुछ में नहीं हो पाए। आज का मनुष्य भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, आगे भी होगा ये। तो चेंजेस या परिवर्तन जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, परिवर्तन जीवन का नियम है, वही ज्ञान इस पैसेज में दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे जी, ये जो पैसेजेस होते हैं ना, जो सीटेट में या किसी भी सीटेट का मैं स्पेशली कह सकती हूँ, सीटेट के पैसेज इतने ज्ञानवर्धक होते हैं, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। बस ज्यादा मजे मत लेना क्योंकि पेपर छूट जाएगा फिर, ठीक। तो अगर हम बात करें, ये इस बार मैं पैसेज लास्ट में बताती हूँ कि पैसेज कैसे सॉल्व करें। मैं लास्ट में भी 1-2 सेशन ले लूंगी, पेपर आने वाला होगा जब। इस बार शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा है, 4 महीने का समय था लगभग, और अगर आप अभी से इस अप्रोच को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे पैसेज में। क्योंकि 30 में से अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है। जिनके पैसेज में नंबर कटते हैं उनको दिक्कत होती है अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि 4 पैसेज है ना, एक 15-15 नंबर के, दोनों ही लैंग्वेज में पैसेज आते हैं। कोई कह रहा है निशा को दिखाओ कौन है पोल वाली लड़की। प्रिया आप नए आए हो है ना, निशा को सब जानते हैं, यहाँ पे सर्च कर लो आप, यूट्यूब पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, शादी वाले व्लॉग में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जो हम प्रीवियस लोग थे जो पिछली बार तैयारी कर रहे थे उनको सबको पता था, पोल वाली दीदी, ठीक। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, इमेच्योरिटी को नहीं, तीव्र गति से होते हैं नहीं। ये तो कह रहे हैं एक जनरेशन, काफी टाइम लग जाता है, कई बार महत्वपूर्ण नहीं होते, नहीं। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, ये बात कही गई है कि आज के मानव भी, कल के मानव भी, और जो जा चुके हैं मानव वो भी परिवर्तन ही देख रहे थे या कर रहे थे। आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। सीधा जाओ आदि मानव के पास, लिटरली मत चले जाना, पैसेज में जाना है। कहां आदि मानव लिखा हुआ है फटाफट से देखो, जल्दी से देखो आदि मानव कहां लिखा हुआ है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग ड मानव कहां है? देखिए, उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर हम देख रहे हैं कौन से, ये रहा। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। तो भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में तो प्रगति की, लेकिन क्षेत्र कितने थे? 3। तो आध्यात्मिक में नहीं कर पाया। और ये अंडरस्टूड है कि पुराने लोगों की बात हो रही है, तो आध्यात्मिक में नहीं कर पाया, यहां भौतिक और मानसिक में तो की, ठीक है ना। मानवीय संरचना रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट परिवर्तन, और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोग लगभग अपरिचित हैं। हाँ देखो ये लिखा हुआ, उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, यानी आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, यानी हम ये कह ही नहीं सकते कि उन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की थी या आध्यात्मिक प्रगति की थी। बस, तो इसका मतलब उन्होंने भौतिक और मानसिक तो कर ली, यानी फिजिकल और मेंटल तो कर ली, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं हो पाई। बस यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए था जवाब में हमें, है ना। 5वां सवाल यही तो कहता है, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की। हाँ, भौतिक में की, हाँ मानसिक में की, हाँ आध्यात्मिक में नहीं की। तो इसको हटा देते हैं, चलो भौतिक में की। फिर देखते हैं, तो मानव ने भौतिक क्षेत्र में, भौतिक में तो की ही है क्योंकि क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डैश क्षेत्र में नहीं की, तो आध्यात्मिक में नहीं की। आध्यात्मिक में ये रहा, भौतिक और आध्यात्मिक का जो कॉम्बो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल है। आप कह रहे हैं 4th ऑप्शन, अब आंसर बदलने लग गए हो, ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी। भौतिक और मानसिक पक्ष में, अरे भाई पूछा है कहां नहीं की, इन दोनों में तो की थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को भी पढ़ के जवाब देना है, ठीक। मानसिक और भौतिक नहीं, भौतिक और मानसिक, और पूछा नहीं की है वो तो पूछा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक और आध्यात्मिक, यानी भौतिक में की, आध्यात्मिक में नहीं की। अब मानव के 3 पक्ष आपको पता ही अभी, यही भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ठीक है जी। तो अगर हम भौतिक की बात करें, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? सिंपल पूछा है, भौतिक, मानसिक, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तो उसी क्वेश्चन से ये भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतने पोल आएगा, इतने हम आगे निकल जाएंगे। फिर भी आप जवाब दे दीजिए पोल में। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका, या इसके बाद भी आई थिंक है 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, 9 क्वेश्चन है ना इसमें। फटाफट से बताओ। सीडीपी 0 से स्टार्ट करनी है और हीरो बन जाना है। बहुत कंफ्यूज हूँ कैसे, कहाँ से तैयारी करूँ, प्लीज गाइड मी। ट्रैवल टू इंडिया नाम है आपका। आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, एक क्लास सीक्वेंस वाइज आपको वहां मिल जाएगी। नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब से प्लेलिस्ट ढूंढ के कर लीजिए, वो थोड़ा पुराना सेशन होंगे बट काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उल्लेखनीय, और अगर आप सीटेट कर चुके हैं उसके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो पेडागोजी स्पेशल बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं, वहां थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड होती है पेडागोजी, क्योंकि वो सीटेट के लेवल से परे है। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, अभी हम बात कर रहे थे ना उल्लेखनीय परिवर्तन, तो उल्लेखनीय परिवर्तनों से क्या तात्पर्य है फटाफट से देख लेते हैं और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आपके पैसेज पे।
उल्लेखनीय परिवर्तनों से क्या देखिए, अपनी पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी रखिए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं होगी पढ़ने की, पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। उल्लेखनीय परिवर्तन सीधा ढूंढ लो ना, जो टर्म है भाई, टर्म के आधार पे हम कीवर्ड के हिसाब से सर्च करते हैं ना। उल्लेखनीय परिवर्तन ये लिखा हुआ, तो भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे, ठीक है ना। और मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। तो उल्लेखनीय परिवर्तन क्या होते हैं, ये तो कॉमन सेंस है हिंदी में, जिनका उल्लेख किया जा सके, जो हिस्ट्री में लिखे जा सके, जो बात करने लायक हो, है ना, जिनका रेफरेंस दिया जा सके, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन। वही बात यहां लिखी हुई है, इसलिए हम पैसेज पे भी आए थे, नहीं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है जी। तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है महत्वपूर्ण परिवर्तन, बड़े बड़े नहीं, महत्वपूर्ण। वो बड़े थे कि छोटे ये तो नेक्स्ट पीढ़ी डिसाइड करेगी, ऑल दुनिया भर की बातें वहां लिखी हुई हैं, तो हो सकता है वो हमें बड़े लगे ही ना। उल्लेखनीय मतलब महत्वपूर्ण, वो नहीं जो पुस्तकों में लिखे हुए हैं, सेंस समझना है पैसेज का। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, फिर एक छोटा सा नया पैसेज आ जाएगा आपके सामने। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास नहीं था। सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास। बताओ एक बार, फटाफट से जवाब दो, दिखाना एक बार लैपटॉप, फटाफट से जवाब दो। सेकंड बता रहे हैं इसमें भी, बहुत ही बढ़िया। चले आगे बढ़े। लो देखना एक बार, हम कह रहे हैं प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका। ये बात तो हुई थी कि व्यवस्थित तरीका, किसी तरीके की तो बात हो रही थी पैसेज में। एक बार चलते हैं वापस से पैसेज पे ही। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, एक बार पैसेज से रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिएगा, अगर हम बात करें, यहां पे लिखा हुआ था कहीं, तो देखना एक बार, पढ़ लो। बाधा डालने, देखो ये रहा, बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत नहीं है, तो व्यक्तिगत है, हमें चाहिए व्यवस्थित। ये रहा, प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। देखो, अच्छा ठीक है, अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में देखो, अगर इसको हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें लग रहा है कि आदि मानवों की ही बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि प्रगति प्राप्त करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था। तो हमें पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि आदि मानवों की ही बात हो रही है। ये है लास्ट क्वेश्चन, प्रगति प्राप्त करने का, लेकिन पे भी आएंगे, पहले आप कर लो इसको सॉल्व। अगर हम देखें, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, उन्होंने लिखा हुआ है उनके पास नहीं था, और उनका मतलब यहाँ पे आदि मानव से है, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं वो भी देखेंगे। नहीं था, किसके पास नहीं था? सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास। तो आपने कैसे मान लिया वो अव्यवस्थित थे? आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, या सभी अज्ञानी मानवों के पास? बताओ फटाफट से। सेकेंड ऑप्शन कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब आपके पास एक नया पैसेज है, नए क्वेश्चंस होंगे, इसमें सिर्फ 6 या 5 क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले पैसेज में ज्यादा क्वेश्चन थे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। कविता सिर्फ कितनी है? 4 लाइन ये और 2 लाइन ये, 6 लाइन की कविता है। फटाफट से पढ़ लेते हैं। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। अब मैं इसको उस तरह से नहीं पढ़ रही हूँ जितना इसमें जोश है ना, मैं नॉर्मली ही पढ़ रही हूँ उसको। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। यानी कुछ तो एनर्जी भरने का काम ये कविता कर रही है ना, कि शीश झुकेगा नहीं, यानी स्वाभिमान की बात हो रही है एंड, ठीक है ना। बैच तो शुरू हो गया भाई, चल रहा है बैच। तो पर्वत कौन से बैच की बात कर रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, ये जनवरी 2024 का है। दीदी स्माइल आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत बढ़िया जी, सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल करवाएंगे यार, डेली प्रेपरेशन। काहे टेंशन लेते हो भाई, चलो बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ इधर वापस से, समझते हैं। तो शाम को 9 बजे मिलेंगे डेली। नीचे दी गई कविता की पंक्तियां क्या है, हमने समझ लिया क्या कहानी है। आते हैं फटाफट से पैसेज पे। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार की बात हो रही है कहीं, प्रेम की, सजने की, संवरने की, ऐसी कोई बात हो रही है? नहीं। तो देशभक्ति की बात हो रही है, देश के बारे में बात की गई है क्या कविता में? नहीं। क्यों कह रहे हो देश के बारे में? देश के बारे में लिखा है ये, है मनुष्य के स्वाभिमान के बारे में बात हो रही थी। आप देश पे चले गए, दिखाना जरा देश कहाँ बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन पे लगे पड़े हो आंख बंद करके, क्योंकि शीश लिख दिया बस। देखो एक बार, कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। मानव के बारे में बात हो रही है, उसकी हार, उसके अंधकार, उसके अंदर जोश भरने की बात हो रही है।
सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो। कहीं देश को लेकर बात हो रही है इसमें, कहीं लिख रहा है इसमें, है ना, और स्वर की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पे वीर रस टाइप का कुछ लिखा होता अगर इनको ये देना ही होता तो, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या होगा भाई, श्रृंगार भी नहीं है, देशभक्ति भी नहीं है, तमस, तमस अंधकार की बात करता है, अज्ञानता की बात करता है, वो नहीं है। ओज है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, या अलग अलग स्वर या अलग अलग जो आपके रस हैं वो कितने प्रकार के हैं ऑल। ओज का मतलब यहाँ पे उत्साह से, उत्साह भरने से, एनर्जी से, उजाला लाने से, ये सबसे होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ओज है, ना कि देशभक्ति, ठीक है ना। मैंने दिखाया ना, देश की तो बात ही नहीं हुई है। सच अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, अंधकार किसका प्रतीक नहीं है। कविता पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंधकार कहीं लिखा हुआ, कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो, एक दिन प्रकाश होता है एंड ऑल। मतलब अंधकार किसका प्रतीक नहीं है, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। चुनौतियों का नहीं है, समाधान का, बुराई का, निराशा का, हाँ ये सब भी हम मानते हैं। समाधान का प्रतीक हम अंधकार को नहीं मानते, और कविता में भी सेम बात कही गई है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही हो गया। फिर आते हैं थर्ड पे, समूह से भिन्न शब्द युग्म। अब ये तो आप बिना उसे पढ़े पैसेज को कर देंगे सॉल्व। शब्द युग्म यानी पेयर है जो बाकियों से ऑड वन आउट आपको पहचानना है। जय पराजय यानी जीत और हार, हाँ ये तो ऑड बिल्कुल शब्द युग्म है। प्रकाश अंधकार, हाँ ऑपोजिट है एक दूसरे के। हार विहार, सत्य असत्य, हाँ बिल्कुल 100%। लेकिन ये हार विहार क्या है ना, ये हार विहार क्या है। हार विहार की अगर हम बात करें तो यही यहाँ पे ये शब्द युग्म जो है भिन्न हो जाएगा बाकियों से, क्योंकि जय का उल्टा या ऑपोजिट या विलोम शब्द पराजय है, यानी हार, जीत का हार। प्रकाश का अंधकार, सत्य का असत्य यानी सच का झूठ। लेकिन हार का विहार नहीं होता है ना, ये हार का विहार वैसे भी ये ऑपोजिट नहीं है, ये वैसे होता है आहार विहार। आहार मतलब भोजन, विहार मतलब जो आसपास की सराउंडिंग है ना, और वो भी ऑपोजिट में नहीं आता, वो एक जैसे शब्दों में आता है। तो ये अपने आप में यहाँ पे ऑड जो है, बाकियों से अलग जो है, भिन्न जो है, वो थर्ड ऑप्शन ही है, और इतना ही हमें चाहिए। कोई बहुत बड़ा आपको व्याकरण का विद्वान नहीं बनना। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है, सत्य पर, राह पर, प्रकाश पर के अंधकार पर, बताइएगा। मन है पढ़ने का एक और बार कविता, लो देख लो। सबसे ज्यादा बल किस पे दिया गया ये पूछा है। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं। राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो। देख रहे हो, एक दिन प्रकाश होता है, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो। यानी सत्य पे जोर है, दोनों लाइंस में रिपीट हुआ है और सेंस भी निकल रहा है। यानी जोर किस पे है, अंधकार पे जोर है नहीं, सत्य पे, सत्य की जीत पे है ना। तो कविता में सर्वाधिक बल सत्य पे दिया गया है। राह, प्रकाश, अंधकार ये सब सेकेंडरी है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जब आप 2 4 6 पैसेज प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये चीज सीख जाएंगे। हर कविता के अनुसार, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है। राही की विशेषता देखो, राही कहां लिखा हुआ है, राह में रुका नहीं, राही उसी का नाम है। देखो राही के साथ जाओगे डायरेक्ट मिल जाएगी लाइन, सिर्फ राही देखोगे तो कीवर्ड है, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता कितना भी अंधकार हो। यानी राही वही है जो रुक नहीं रहा, चल रहा है अपने पाथ पे, ठीक है ना। तो राही की विशेषता हर परिस्थिति में विजयी रहना नहीं, उसमें लिखा है कहीं पे अंधकार है कहीं पे उजाला भी मिलेगा, इसका मतलब विजय तो नहीं मिलेगी हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हाँ ये बात सही है। हर तरह से काम निकालना, तो अपॉर्चुनिस्ट थोड़ी है, हर तरह के साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के काम निकाल लो, नहीं, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, वो इसी में आ जाएगा कि हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो आपको